बिहार सहित देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच हाजिर हूं। दोस्तों, करंट अफेयर्स के इस क्लास में, इस सीरीज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और प्रत्येक दिन आज की ही तरह एक समय निर्धारित करते हुए क्लास को फॉलो कीजिए। निश्चित तौर पर आपको फर्क दिखेगा। बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर करंट अफेयर्स जो आपका सर दर्द है वो दूर हो जाएगा। दोस्तों, आज का क्लास थोड़ा स्पेशल है। अब इस सीरीज में स्पेशल क्लास की जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब यह है कि आज आपका टेस्ट होने वाला है। और आज वाले टेस्ट में जो मार्च 2026 महीना गुजरा है, तो मार्च 2026 से संबंधित जो पूरे मतलब करंट अफेयर्स के प्रश्न आपको मैंने पढ़ाया है, उसमें से कुछ महत्वपूर्ण, जो अति महत्वपूर्ण है, वो हमने छांटा है। उसको यहाँ आज वाले क्लास में मतलब टेस्ट के माध्यम से हम देखेंगे और प्लस उसका विश्लेषण भी देखेंगे। मतलब कोई अगर दिक्कत हो तो आप उसको देखेंगे, वो चीजें अभी तुरंत क्लियर हो जाएंगे। गलती करेंगे तभी तो सुधार होगा। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं आज की क्लास में। देखिए, पहले हम देख लेते हैं पिछले क्लास में जो प्रश्न हमने पूछा था। अब ये प्रश्न यहां पर आपको दिख रहा है कि हाल ही में साहित्य अकादमी की सर्वोच्च महत्तर सदस्यता, या फिर अगर आप अंग्रेजी में बोले तो फेलोशिप, तो अभी हाल ही में किस प्रख्यात उड़िया लेखिका को, मतलब इस पुरस्कार से किस प्रख्यात उड़िया लेखिका को सम्मानित किया गया है। दोस्तों, यहां एक कंफ्यूजन है इस प्रश्न में। मैंने क्लास में भी आपको बोला था, जब ये मैं आपको पढ़ा रहा था, कंफ्यूजन यहां पर यह है कि हड़बड़ी में आप विकल्पों को देखेंगे। अच्छा, फेलोशिप पुरस्कार की बात हो रही है साहित्य अकादमी की, तो ये तीनों को मिला है। लक्ष्मी खिलानी को सिंधी भाषा के लिए, डॉक्टर प्रतिभा रॉय को उड़िया के लिए और अब्दुस्मत को उर्दू के लिए। लेकिन 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 यहां ध्यान दीजिए, ये पूछा गया है उड़िया लेखिका। तो ऐसी स्थिति में भूल कर भी ये आंसर मत कीजिएगा, उपयुक्त तीनों। मतलब यहां थोड़ा सा गलती आपका एक आंसर को मतलब कि गलत कर सकता है। अब यहां पर देखिए, राइट आंसर है विकल्प नंबर बी, यानी कि डॉक्टर प्रतिभा रॉय। ये चीज यहां पर आपको समझना पड़ेगा। डिटेल में चीजें हमने आपको पढ़ाया था, वो चीजें आप यहां पर भी देख रहे हैं, और प्रतिभा रॉय को यहां तस्वीर में आप देख रहे हैं। क्लियर है? इतनी बातों को ध्यान आपको रखना है। सेशन की शुरुआत हम करें, थोड़ी जानकारी हम आपको इस बात को लेकर दे दें कि पूरे वीडियो को आप सभी को ध्यानपूर्वक देखना है। आपकी तैयारी का ये समग्र एक प्रकार से आकलन करेगा। जो पिछले एक महीने में आपने मेहनत किया है, क्या उसका परिणाम जो एक टेस्ट के रूप में आप मान के चलिए कि आप एग्जाम हॉल में बैठे हुए हैं, और ये सभी प्रश्न 10 प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न 10 अंक का है, फुल मार्क्स है 100। आपका परफॉर्मेंस यहां से पता चलेगा कि तैयारी का स्तर आपका क्या है ना? तो ध्यान पूर्वक देखिए, और वीडियो जब अंत हो तो अपना स्कोर जरूर बताइएगा। अच्छा, चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक इंफॉर्मेशन ये दे दें। ये कुछ देख रहे हैं प्रश्न, जैसे कि इसमें हमने एक सेकंड में आपको थोड़ा मैं टाइम लूंगा, कुछ चीजें मैं आपको बतला दूं। एक नया सीरीज, मतलब ये वीडियो सीरीज नहीं है, एक्चुअली एक प्रश्न का एक फॉर्मेट है। इस तरह से आपको हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक आदि पर वहां पर पोस्ट किया जाता है हमारे टीम की तरफ से। जैसे कि ये 72वीं बीपीएससी एग्जाम को लेकर मतलब 1000 प्रश्नों का टारगेट हमारा है। जो महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, स्टेटमेंट आधारित प्रश्न होंगे, कुछ इस प्रकार से वो हम आपको करवाएंगे। जैसे उदाहरण के लिए कुछ प्रश्नों को यहां पर आपके बीच हमने रखा। ये दूसरा प्रश्न था, देख लीजिए। इसमें करंट अफेयर्स भी हम इंक्लूड कर रहे हैं। करंट अफेयर्स के अतिरिक्त वो सभी चीजें, मतलब जो आपके बीपीएससी प्रीलिम्स में है, मतलब सिलेबस में, ये सारे प्रश्न जो हमने आपको करवाए हैं, यहां पर कुछ सैंपल आपके बीच हमने रखा है। देखिए दोस्तों, ये सारे प्रश्न आप लोग हल कीजिए। थोड़ा ऐसे प्रश्न जो है सोचने में आपको मजबूर करता है, क्योंकि कथन वाले प्रश्न है, इसमें पूरी जानकारी आपको मतलब एक प्रकार से रखनी पड़ती है, तभी जाके ये आपका हल होता है। अब यहाँ पर हम आपसे अनुरोध करना चाहेंगे कि बीपीएससी मेकर टेलीग्राम चैनल, जिसमें ऑलरेडी लगभग 25,000 लोग ज्वाइन किए हुए हैं आप जैसे, तो आप भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और दोस्तों, ये सारी चीजें हम कर रहे हैं आपके लिए, आपकी 72वीं बीपीएससी एग्जाम को टारगेट करते हुए, और बहुत जल्द इस एग्जाम का नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। तैयार रहिए, कमर कस लीजिए, क्योंकि तैयारी बेहतर होगी तभी आप सफल हो पाएंगे। और तैयारी बेहतर करने का एक सबसे बड़ा जो स्ट्रेटजी होता है वो होता है टेस्ट सीरीज। बीएम ऑनलाइन लर्निंग ऐप पर जो बीपीएससी एग्जाम को लेकर ये कोर्स संचालित हो रही है, इस कोर्स में टेस्ट सीरीज आपका लॉन्च हो चुका है। चलिए ज्यादा समय न लेते हुए हम सेशन की शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न पे। पहले प्रश्न से देखिए, पहला प्रश्न, सभी लोग इसको हल कीजिए और आंसर करने का प्रयास कीजिए। पहला प्रश्न है कि हालिया घोषित 60वें ज्ञानपीठ पुरस्कार जो वर्ष 2025 के लिए है, इस संबंध में निम्न में से कौन सा युग में सही है? ध्यान से इसको देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर कीजिए। मुझे लगता है कि 4 से 5 सेकंड सही है, मतलब यहां पर इसको हल करने के लिए। उम्मीद है कि आप लोग इसको हल कर चुके हैं। देखिए, इसका आंसर अगर आप लोग विकल्प नंबर डी को टिक किए हैं, आर वैरामुथु, जो तमिलनाडु के हैं, जिन्हें अभी हाल ही में ये 60वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए चुना गया है। मतलब यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर है आर वैरामुथु।
है ना। आपको यहाँ अगर आपने इस प्रश्न को सही से हल किया है तो 10 अंक आपके खाते में जाता है। काउंट कीजिए, वीडियो के अंत में जरूर बतलाइएगा। चलिए, इसका राइट आंसर है विकल्प नंबर डी। इनसे पहले विनोद कुमार शुक्ल को, उनसे पहले गुरु राम भद्राचार्य और गीतकार गुलजार को, फिर उनसे पहले दामोदर मोंजो को मिला था। ये 60वां, ये 59वां, ये 58वां और ये 57वां। ये चीजें इंपॉर्टेंट है, अभी हम आइए आपको यहाँ पर दिखला दे रहे हैं। तो 60वें ज्ञानपीठ पुरस्कार तमिलनाडु के जो खास करके कवि, गीतकार या फिर तमिल भाषा के जो एक्चुअली में है आर वैरामुथु, इनको मतलब सम्मानित करने की घोषणा हुई है 14 मार्च 2026 को। और इस प्रकार ये तीसरे तमिल लेखक और पहले तमिल कवि बने हैं। इनसे पहले जो मिले हैं 2 कवि को, उनके बारे में यहां पर जानकारी दी गई है। दोस्तों यहां पर बात करें आर वैरामुथु की, तो इनके बारे में पद्मश्री, पद्म भूषण और साथ साथ 7 बार इन्हें सर्वश्रेष्ठ गीत के लिए राष्ट्रीय गीत या फिर राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार इन्हें मिल चुका है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखने योग्य है। आइए यहां पर जो बात हम कर रहे हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार को लेकर, ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत 1961 में हुई थी। पहली बार 1965 में दिया गया मलयाली कवि जो जी शंकर कुरुप इनका नाम है, इनके लिए उनकी एक रचना ओडकुज्जल यानी कि बांसुरी के लिए, मतलब ये यहाँ पर ध्यान आपको रखना है। ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेताओं में जो हालिया सम्मान दिए गए हैं उसकी सूची आप यहां पर आपके बीच जो हमने रखा है आप देख सकते हैं। आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर है इस प्रश्न में इतनी जानकारी। दूसरे प्रश्न पे आइएगा, ये भी वास्तव में काफी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको पुनः याद दिला दूं कि मार्च महीने से ही संबंधित प्रश्नों को आज के क्लास में हम देख रहे हैं। देखिए प्रश्न है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित जो है मिलान कीजिए। तो इसमें हमें 2 सूची देखने को मिलता है, सूची 1 और सूची 2, जिसमें कि सूची 1 में लेखक और भाषा ब्रैकेट में है और इधर उनकी रचना यानी कि कृति है। तो अभी हमें मिलान करना है, जैसे कि साहित्य अकादमी पुरस्कार को लेकर। अच्छा, पहले इसको हल करने का आप लोग प्रयास कीजिए कि इसमें राइट आंसर इसका क्या होगा। आप यहां पर 30 से 35 सेकंड ले सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये चीजें और भी आपको फास्ट हल करना चाहिए। देखिए इस तरह के प्रश्न को लेकर आप लोग प्रिपेयर रहिए। इस तरह के प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है और प्रिपरेशन बेहतर होगी तो सफलता जरूर मिलेगी। चलिए, मुझे लगता है कि अब तक आप इसको हल कर चुके हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें क्या है, ममता कालिया। अच्छा, सबसे चर्चित नाम तो इसमें हमें यही वाला लगता है। ममता कालिया एक्चुअली उत्तर प्रदेश की रहने वाले, हिंदी की उनकी रचना जीते जी इलाहाबादी को लेकर यह सम्मान देने की घोषणा हुई। नवजोत सरना अंग्रेजी भाषा के लिए, अब यहां एक हिंट छुपा हुआ है। अंग्रेजी भाषा में जब आप देखेंगे इनकी रचना को लेकर, इसमें जो 4 यहां सूची 2 में आपको नाम दिखता है, कृति दिखता है, इसमें केवल ये वाला अंग्रेजी में है, क्रिम्सन स्प्रिंग। तो वास्तव में आप एक हिंट के माध्यम से भी इसको हल कर सकते हैं। लेकिन वहीं पर यहां एक और हिंट छुपा हुआ है। महेंद्र झा मैथिली जो सुपौल बिहार के हैं, इनकी रचना है धात्रीपात संगम। ये देखिए मैथिली में लिखा गया है ना, तो इसका ये हो जाएगा। और प्रितपाल सिंह बेटाब जो कि उर्दू के लिए, इनकी रचना सफर जारी है। ये भी उर्दू का ही लफ्ज है, ये ध्यान यहां पर रखिएगा। तो ये चीजें क्या हो, मतलब यहाँ पर जो सूची 1 सूची 2 में आपको देखने को मिलता है, वास्तव में सही आंसर पर हम पहुंचे। यहाँ पर देखिए 1 का 2, हमारा 1 का 2 था, 1 का 2 यहाँ पर है, 1 का 2 यहाँ पर है और 1 का 2 यहाँ पर है। उसके बाद हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि बी का 1 है, बी का 1 यहाँ पर है, बी का 1 यहाँ पर है। ऐसे ये दोनों कथन औसत हो जाएगा। सी का 3 है, डी का 4 है, यहाँ सी का 3 डी का 4, ये विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि इस प्रश्न को भी आपने इसी प्रकार से हल किया और एकदम सही हल किया है। क्लियर है, मजा आ रहा होगा। इस तरह के प्रश्न थोड़ा बोरिंग जरूर लगेगा दोस्तों, लेकिन याद रखिए, यकीन मानिए कि जो चीजें आपको बोरिंग लगती है खास करके पढ़ने में, वो इंपॉर्टेंट होता है। जो चीजें आसान हो, जो सब पढ़ता है, वो चीजें आज के समय में एग्जाम में कम पूछे जाते हैं, या फिर पूछे भी जाते हैं तो बहुत कम पूछे जाते हैं। ये चीज ध्यान रखिएगा। आपको ट्रैक से थोड़ा हटकर आपको पढ़ना पड़ेगा। मतलब ट्रैक से हट के मतलब क्या, कि जो पैटर्न अभी का है, मतलब जिस रूप में प्रश्न बन रहे हैं, वो चीजें आपको यहां पर देखने को मिलता है। हजारों जगह जो आप लोग भटकते रहते हैं, उससे बेहतर है कि आप यहां पर आइए, रेगुलर इस तरह के प्रश्नों को देखिए जो डेली करंट अफेयर्स वाली क्लास में हम आपको करवाते हैं। 16 मार्च 2026 को घोषणा हुई, जहां पर 24 भाषाओं में जो रचनाकार या फिर रचना है उनको सम्मानित किया गया। और इनमें से सबसे अधिक जो रचना है वो काव्य संग्रह है, जिसकी संख्या 8 है। यहां पर देख लीजिए। और ये जो शख्स को आप देख रहे हैं ना, ये मैथिली भाषा के लिए इन्हें धात्रीपात संगम जो इनकी रचना है, इन्हें यह सम्मान मिला। सुपौल के रहने वाले हैं, नाम क्या है, महेंद्र झा। ये चीज यहां पर ध्यान रखिए। और जो 24 भाषाओं में प्रमुख भाषाएं हैं, हिंदी, अंग्रेजी, मैथिली, उड़िया, उर्दू, संस्कृत और संथाली, इन सभी को लेकर आपको ध्यान रखना है। मुझे लगता है कि यहीं से आपके एग्जाम में सवाल बनेंगे।
इतना क्लियर है। अच्छा, इससे पहले एक जानकारी यहाँ पर हमने और भी आपको दिया था। एक्चुअली ये तो साहित्य अकादमी पुरस्कार है, मतलब साहित्य अकादमी पुरस्कार में अन्य दो कैटेगरी और है, युवा पुरस्कार और बाल पुरस्कार। उसकी घोषणा अभी इस बार नहीं हुई है, जल्द हो जाएगी। इससे पिछले साल जब हुई थी तो वो चीजें हमने आपको पढ़ाया था। इसमें दो खास करके युवा पुरस्कार बिहार को मिला था, नेहा मणि झा को और धीरज कुमार पांडे को, और एक बाल पुरस्कार मुन्नी कामत को मिला था मैथिली भाषा के लिए। ये चीजें हमने पढ़ाया था, इसकी सूची भी आपको हमने दिखलाया था। एकदम ध्यान रखिए, अगर तैयारी बेहतर करना है तो इसी प्रकार से समग्र चीजें आपको करंट अफेयर्स में सिलेबस के रूप में पढ़ना पड़ेगा। मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, मतलब ये चीजें यहां पर आपको करना ही पड़ेगा अगर प्रिपरेशन बेहतर करना है, सफलता पाना है तो। चलिए फिलहाल यहां आ जाइए अगले सवाल पर। देखिए, मार्च महीने का ये सवाल है, किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म यानी कि बेस्ट फिल्म के लिए ऑस्कर अवार्ड 2026 प्रदान किया गया है? चलिए बताइए इसका राइट आंसर यहां पर क्या होगा। मुझे लगता है कि इसे देखते ही आप लोग हल कर दिए होंगे। इसका राइट आंसर है वन बैटल आफ्टर अनदर, यानी कि विकल्प नंबर सी यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगर आपने इसको सही से हल किया है, ये तीसरा प्रश्न है और तीनों के तीनों सही हुए हैं, तो 30 अंक आपके खाते में है। चलिए इसमें यहां पर देख लीजिए, जो ऑस्कर पुरस्कार विजेताओं की सूची जो हमने आपको दिया है, जो आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है वन बैटल आफ्टर अनदर को, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता माइकल बी जॉर्डन फिल्म सिनर्स को लेकर, और अभिनेत्री मिला जेसी बर्कले जो कि इनकी फिल्म हैमनेट के लिए, सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर यानी कि निदेशक पॉल थॉमस एंडरसन को, और उसी प्रकार से सपोर्टिंग रोल फीमेल कैटेगरी, मेल कैटेगरी, सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय फीचर फिल्म और सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फीचर फिल्म। ये जो पुरस्कार को लेकर जानकारी आपके बीच हमने रखा है, ध्यान रखिएगा, ये 98वें संस्करण से संबंधित है, जो अभी हाल ही में 15 मार्च 2026 को लॉस एंजलिस में आयोजित हुआ था डॉल्बी थिएटर में। और यहां से सवाल बनना स्वाभाविक है, मतलब बनते ही हैं, बनते, मतलब ये चीज यहां पर ध्यान रखिएगा। चलिए फिलहाल यहां पर आइए अगले सवाल पर। बिहार दिवस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि कौन सा सही है। पहला कथन है कि बिहार दिवस प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है। दूसरा कथन है कि 22 मार्च 1912 को बिहार को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग कर एक स्वतंत्र प्रांत बनाया गया था। तीसरा कथन है कि वर्ष 2026 में बिहार ने अपना 100वां स्थापना दिवस मनाया है। चौथा कथन है कि बिहार दिवस मनाने की जो शुरुआत है वो 2010 में हुई थी। क्या लगता है आपको, इसमें कौन सा कथन जो है वो सही है? मुझे लगता है कि जो कथनों को यहां पर हमने पढ़ा है उसमें आप ये डिसाइड कर चुके हैं राइट जो आंसर है वो कौन सा है। पहले तो यहां देख लीजिए, कथन पे हमने विचार किया है कि ये जो कथन एक है ये सत्य है, 22 मार्च को माना जाता है। 22 मार्च 1912 को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होकर भारत के एक स्वतंत्र प्रांत के रूप में, एक्चुअली आप यहां पर यह भी ध्यान रख सकते हैं कि 12वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था। तो कथन 2 भी सत्य है। कथन 3 में यह कहता है कि इस वर्ष 100वां स्थापना दिवस मनाया गया। जी नहीं, 100वां नहीं बल्कि 114वां स्थापना दिवस मनाया गया है। तो ये वाला जो कथन है ये असत्य है। लेकिन कथन 4 भी सत्य है, शुरुआत 2010 में भी थी। इसका क्रेडिट आप बिहार सरकार नीतीश कुमार को दे सकते हैं। तो फिलहाल यहां राइट आंसर कौन सा है, 1, 2 और 4 कौन से विकल्प में है? और मुझे लगता है कि विकल्प नंबर सी आप लोग भी टिक किए हैं, तो 10 अंक यहां पर और भी आपके खाते में ऐड होता है। विकल्प नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। दोस्तों, बिहार दिवस को लेकर ऐसे तो एक वीडियो भी हमने आपको प्रोवाइड किया था, तमाम जानकारी वहां पर हमने आपको दिया था। बिहार दिवस की स्थापना 22 मार्च 1912 को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होकर भारत के 12वें राज्य के रूप में हुई थी। 2026 में 114वां बिहार दिवस मनाया गया है। थीम की अगर हम बात करते हैं तो उन्नत बिहार उज्जवल बिहार इसकी थीम है, वो आप यहां पर देख लीजिए, उन्नत बिहार उज्जवल बिहार। इससे पहले 113वें बिहार दिवस के थीम में आप देखेंगे बस यहां उज्जवल जो है 2026 में, वो 2025 में विकसित बिहार था। बस इतना सा डिफरेंस है जो आपको याद रखना है। और बिहार दिवस से संबंधित कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो आपको यहां पर देखने को मिल रहा है। वीडियो को थोड़ा सा पॉज कीजिए, इसको पढ़िए कि कौन से एग्जाम में किस तरह के प्रश्न बने हैं बिहार दिवस से संबंधित या फिर बिहार की स्थापना से संबंधित। दोस्तों, बिहार की बात हुई है तो एक अपडेट आपके लिए यह है, जो बेसिक से पॉइंट इस वाले स्लाइड में हम आपको लगातार बतलाते हैं। तो वर्तमान में राज्यपाल जो बने हैं बिहार के, मतलब जो चेंज हुए हैं, बिहार के नए राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन, जो कि 43वें राज्यपाल के रूप में अभी हाल ही में इन्होंने पदभार ग्रहण किया है। तो यहां नाम याद रखिएगा, पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन। चलिए अगले प्रश्न पे आइए, बताएं कि कवच 4.0 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। ये अभी हाल ही के दिनों में खबरों में रहा है।
और मुझे लगता है कि इसका आंसर आप लोगों को मालूम होगा। ये पहल अगर हम देखें तो ये भारतीय रेलवे का एक पहल है। यह भारतीय रेलवे की स्वदेशी स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली है। और यहाँ पर अगर हम इस प्रश्न की बात करें, वास्तव में कुछ समय पहले जब इसकी शुरुआत हुई थी, ये कवच जो एक प्रकार का सुरक्षा प्रणाली है भारतीय रेलवे का, जब इसकी शुरुआत हुई थी, यहाँ पर देखिएगा शुरुआत कब हुई थी, यहाँ देखिए एक्चुअली हमने यहाँ पर लिखा भी है कहीं पर, है ना, 2025 में इसे आधिकारिक मंजूरी प्रदान की गई थी। लेकिन अभी हाल ही में 2026 में ये इसलिए खबरों में है क्योंकि इसे भारतीय रेलवे ने इसके तेजी से विस्तार करने को बात मतलब कही है, तेजी से विस्तार करने को लेकर, खास करके जो रूट पर ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है, मतलब ज़्यादा ट्रेनें चलती है, दुर्घटना न हो या फिर कम हो, इस चीज़ को लेकर, क्योंकि कई बार ये इस तरह के देखने को मिलता है। तो ये एक प्रकार का मतलब वो जो है ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन प्रणाली है एक प्रकार का, ये एक प्रकार से सुरक्षा प्रदान करता है, ट्रेन आपस में नहीं टकराते हैं। ये चीजों को ध्यान आपको रखना है। दोस्तों एक अपडेट आपको हम देना चाहेंगे अभी, जैसे कि जनवरी फरवरी मार्च 2026 में ये महीना 3 महीना समाप्त हुआ है। तो ये तीनों महीनों का एक्चुअली जो मंथली करंट अफेयर्स हमारा आता है, जिसमें कि बिहार नेशनल इंटरनेशनल सारे करंट अफेयर्स होते हैं, वो तो आपको हमने ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है। लेकिन आप लोग डिमांड कर रहे थे कि सर पिछला जो 3 महीना गुजरा है ना, उसका बिहार स्पेशल नोट्स दीजिए। तो बिहार स्पेशल का ये नोट्स आपको मतलब लॉन्च कर दिया गया है। 62 पेज है इसमें, जनवरी से मार्च 2026 तक का संग्रह है। ये रेडी टू प्रिंट है, आप इसको प्रिंट कर सकते हैं। और आपको मिलेगा कहां पर, तो करंट अफेयर्स का जो एप्लीकेशन पे ये वाला बैच है, विजेता बैच, इसमें आपको ये मिलेगा। आप इसको इस कूपन कोड के साथ ले सकते हैं। चलिए आ जाइए अगले सवाल पर, जो वास्तव में काफी इंपॉर्टेंट है। छठा प्रश्न, चंडीगढ़ हाल ही में 99.93 साक्षरता दर प्राप्त कर पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा हासिल किया है। अब इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि कौन सा कथन सही है। देखिए बहुत बड़ा ये प्रश्न आपको दिख रहा होगा, मे बी एग्जाम में 2-3 प्रश्न आपको इस तरह का एकदम बहुत बड़ा आपको देखने को मिले। और अगर आपका लेवल इस तरह का होगा तो छोटे लेवल के एग्जाम में जहां पर एक प्रश्न सिंपल रूप में पूछा जाता है, वहां पर तो आसानी से इसको आप हल कर पाएंगे जब इस तरह का समग्र आपका प्रिपरेशन होगा। चलिए अब कथन 1 को देखिए, चंडीगढ़ 99.93 साक्षरता दर के साथ लद्दाख के बाद, यह पॉइंट तो यहां पर लिखा ही गया था, लेकिन लद्दाख के बाद भारत का दूसरा पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश बना है। चलिए इस पर गहन विचार कीजिए कि यह कथन सत्य है या फिर असत्य। अगला कथन है कि यह उपलब्धि उल्लास जो कार्यक्रम है, यानी कि अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी, इस कार्यक्रम के तहत वयस्क शिक्षा विशेषकर महिला साक्षरता एवं डिजिटल कौशल पर बल देकर यह उपलब्धि प्राप्त हुई है। चलिए तीसरा कथन है, कार्यक्रम के तहत किसी राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश, कार्यक्रम यानी कि उल्लास कार्यक्रम की हम बात कर रहे हैं, तो किसी भी राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश को पूर्ण साक्षर तभी माना जाता है जब उसकी साक्षरता दर 99% या उससे अधिक हो। कथन 4 है, उल्लास यानी कि नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत पूर्ण साक्षर राज्य क्रमशः मिजोरम, पहला मिजोरम, दूसरा गोवा और तीसरा है त्रिपुरा। अब यहाँ पर देखिएगा ये चारों कथनों में जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, मुझे लगता है कि अब तक आप इसको अच्छे से हल कर चुके हैं और चुनाव कर चुके हैं कौन सा यहाँ पर सही है। देखने का प्रयास कीजिए, ये कथन बिल्कुल सत्य है और ये भी सत्य है, मतलब किसमें बल देकर ये उपलब्धि हासिल हुई है। और लेकिन तीसरा जो कथन है ना, यहाँ पर 90% होना चाहिए, लेकिन 90 नहीं बल्कि 95% होना चाहिए, यहाँ पर 99 लिखा गया है। तो इस चीज को थोड़ा सा समझना है, इसलिए ये कथन असत्य है। कथन 4 में देखें अगर, ये सत्य है, पहला राज्य है मिजोरम, फिर दूसरा गोवा और अभी हाल ही में त्रिपुरा बना है। इस चीज को यहाँ पर ध्यान रखना है दोस्तों। उसी का जिक्र यहाँ पर हमने आपके बीच किया है कि किसी भी राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में लोगों में अगर 95% साक्षरता दर हासिल मतलब उन्होंने कर लिया है, तो वैसी स्थिति में मतलब ये दर्जा दिया जा सकता है। और अभी आपको ये देखना है कि इस कार्यक्रम के तहत पूर्ण साक्षर राज्य में मिजोरम पहला है, दूसरा गोवा है, तीसरा त्रिपुरा है, हिमाचल प्रदेश अभी इस लिस्ट में शामिल हुआ है जो चौथा बना है। लेकिन दोस्तों वास्तव में हमारा सवाल था कौन सा, ये सवाल यहां पर देखिएगा केंद्र शासित प्रदेश के संदर्भ में। चंडीगढ़ अभी हाल ही में दूसरा बना है, लेकिन पहला जो था जून 2024 में, 24 जून 2024 को ये उपलब्धि लद्दाख को हासिल हुआ था, है ना। ये चीजें हमने आपको पढ़ाया हुआ था, इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, सवाल आपको देखने को मिल सकता है। वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, वो सूची आपके बीच यहाँ पर हमने रखा है। और कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश हैं, कई बार लोगों को कंफ्यूजन होता है, वो जानकारी यहाँ पर है। चलिए ज्यादा यहाँ पर तामझाम न करते हुए अगले सवाल पर आते हैं। हाल ही में भारत के
पहले स्वदेशी एम्फीबियस यानी कि पानी और हवा दोनों में संचालित यानी कि रहने वाले या फिर उड़ने वाले, एक्चुअली इस तरह के लिए इस तरह का शब्द प्रयोग में लाया जाता है। जिस प्रकार से अगर हिंदी में देखें तो एक प्रयोग में हम लोग लाते हैं शब्द उभयचर प्राणी, वो मेढक के ऊपर सटीक बैठता है जो जल और थल दोनों जगह रहता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर अभी हाल ही में एक ड्रोन यानी कि ड्रोन को प्रदर्शित किया गया है और इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कौन सा सही है। तो यहां पर पहला कथन है कि स्वदेशी एम्फीबियस ड्रोन का नाम अवतार रखा गया है। दूसरा कथन है इसे भारतीय नौसेना के सहयोग से नवल इनोवेशन एंड इंडिजनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा विकसित किया गया है। तीसरा है पाकिस्तान व इंडोनेशिया ने इसे खरीदने में अभी रुचि दिखाई है। देखिए यहाँ पर जो कथन है मुझे लगता है कि आप इसको हल कर चुके हैं। फिलहाल इसको हल कीजिए, एक जानकारी या फिर एक सवाल आप लोगों से मैं पूछना चाहूंगा, आप लोग इसको हल करने का प्रयास कीजिए कि कौन सा यहाँ पर सही होगा। दोस्तों पिछले क्लास में मैंने ये नोटिस किया था, बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि सर वीडियो में साउंड नहीं आती है। क्या इस परेशानी से आप लोग भी जूझ रहे हैं कि वीडियो में प्रॉपर आवाज आप लोगों तक नहीं जा पाती है? साउंड को लेकर किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत है तो वो हमें जरूर बतलाइएगा, क्योंकि हमारे एंड से हमें तो एकदम सब चीज ओके लग रहा है। अगर कुछ दिक्कत है तो इसमें थोड़ा सा अच्छे से जांच करना पड़ेगा, लेकिन वो चीज़ तभी होगी जब आप लोग इसको मतलब आप लोग डिफाइन करेंगे कि आप लोग सही से पहुंच पा रही है या फिर नहीं। क्योंकि बहुत मतलब यहाँ पर 2-3 लोग ही बार बार कमेंट किए हैं, मतलब यहाँ ज़्यादा लोग नहीं किए हैं, कुछ ही लोग हैं जो बार बार इस तरह कमेंट करते हैं। तो फिलहाल आप लोग बताइएगा जो रेगुलर हमें देखते हैं। चलिए फिलहाल यहाँ इसका आंसर आप लोग सेलेक्ट अब तक कर चुके होंगे। इसमें दो जो कथन है, कथन 1 और कथन 2, यही सत्य है। बाकी ये वाला जो पाकिस्तान और इंडोनेशिया के संदर्भ में है ये असत्य है। तो केवल 1 और 2 किस विकल्प में है? विकल्प नंबर सी में है और इस ड्रोन को आप यहां पर देख सकते हैं, है ना। इतनी जानकारी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले सवाल पर आइएगा। 8वां है ब्रिक्स द्वारा प्रदान किए गए महिला सशक्तिकरण ट्रेल ब्लेजर पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कौन सा सही है। महिला सशक्तिकरण पर आधारित यह पुरस्कार है, ब्रिक्स द्वारा प्रदान किया जाता है। इसको हल कीजिए। कथन 1 में आपको देखने को मिलता है महिला सशक्तिकरण में योगदान के लिए कल्पना सोरेन को ब्रिक्स द्वारा इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। कथन 2 है कल्पना सोरेन का संबंध भारत के झारखंड राज्य से है। कथन 3 कहता है कि ब्रिक्स संगठन में वर्तमान में कुल 5 सदस्य देश हैं। कथन 4 कहता है कि ब्रिक्स द्वारा यह पुरस्कार महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने हेतु प्रदान किया जाता है। देखिए कथन 1, 2, 3, 4 को जब आप देख रहे हैं तो इसमें आपको एक जो कथन है वो आपको गलत दिखेगा, और मुझे उम्मीद है कि आप इसको अच्छे से हल किए हैं और 10 अंक यहां से भी अर्जित किए हैं। एक्चुअली इसमें जो राइट आंसर है ये मतलब जो कथन है वो कथन 1, कथन 2 और कथन 4 है। कथन 3 औसत है। ब्रिक्स में कुल 5 सदस्य नहीं बल्कि ब्रिक्स मेंबर में, अभी हम इसको डिफाइन करेंगे अच्छे से, इसमें 10 सदस्य देश हैं। 10वां जो है वो इंडोनेशिया है, अभी हम देखेंगे। लेकिन फिलहाल ये जान लीजिए कथन 1, 2 और 4 सत्य है। कौन से विकल्प में है? तो विकल्प नंबर 1 में है, मतलब ए में है। ये यहां ध्यान रखिए दोस्तों। इसको लेकर तमाम अच्छा एक जानकारी यहां पर ये ध्यान रखिए, ये तो प्रश्न में ही सारी जानकारी है, कहां के रहने वाले हैं, क्या नाम है, किसके द्वारा ये पुरस्कार प्रदान किया जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। और ये पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? तो महिला सशक्तिकरण के लिए, वो चीजें इंपॉर्टेंट है। अभी देखिए ब्रिक्स की बात हुई है तो 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो कि ब्राजील की मेजबानी में आयोजित हुआ है, रियो डी जेनेरियो ब्राजील में, और ब्राजील से कमान मिली है भारत को। भारत 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने वाला है और उसी को लेकर इंफॉर्मेशन है, इसका थीम आदि को लेकर। और 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो ब्राजील में आयोजित हुआ 6 से 7 जुलाई 2025 को, ये चीजें यहां से ध्यान रखिए। अब दोस्तों ब्रिक्स में अभी हम मेंबर कंट्री को लेकर बात करते हैं। ब्रिक्स की स्थापना जब 2006 में हुई थी तो आपको वहां पर 4 ही कंट्री देखने को मिलता है। उसमें जो ब्रिक जो शब्द है BRIC, ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना। लेकिन 2009 में इसमें साउथ अफ्रीका शामिल हुआ, तो साउथ अफ्रीका का जो नाम है, जो अल्फाबेट S है शुरू में, वो उसमें जुड़ता है। तो ब्रिक्स से हो गया ब्रिक्स, जिसमें कंट्री हो गया 5। 2024 में 16वां शिखर सम्मेलन कजान रशिया में आयोजित हुआ था। जो ब्रिक्स का 16वां शिखर सम्मेलन था ना, वो कजान रशिया में आयोजित हुआ था। वहां पर इसमें मिस्र, ईरान, इथोपिया और UAE 4 नेशन इसमें शामिल हुआ, तो 5 4 9 हो गया। फिर जनवरी 2025 में पिछले साल इसमें इंडोनेशिया शामिल होता है, तो ये बढ़कर हो गया 10। तो इसमें अब देखेंगे जो संख्या है वो 10 हो गया। इंडोनेशिया सबसे नवीनतम सदस्य है। ये बात कर रहे हैं हम मेंबर कंट्री की, और साझेदार यानी कि पार्टनर कंट्री भी 10 हैं, जिसमें नवीनतम है वियतनाम। अच्छा अभी हाल ही में भारत में जो इसकी मेजबानी होनी है 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का, इसको लेकर
अभी 13 जनवरी 2026 को इसका एक शुभंकर और लोगो भी लॉन्च किया गया। लोगो जो आप यहाँ पर देख रहे हैं इस प्रकार से नमस्ते की मुद्रा में आपको दिख रहा है ना, इस तरह की यहाँ पर आपको इस मुद्रा में आपको देखने को मिल रहा है। क्लियर है, इतनी बातें ध्यान रखिएगा। चलिए अगले सवाल पर आइए कि किस राज्य सरकार, यहाँ पर हिंट दिया गया, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने बजट 26-27 में गरीब परिवारों के लिए मुख्यमंत्री सुखी परिवार योजना शुरू करने की घोषणा की है। अच्छा, इसको देखते ही आप हल करेंगे और 10 अंक यहाँ से जरूर लेंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कहाँ के हैं? हिमाचल प्रदेश के हैं, और वहीं इस प्रकार की जो योजना की हम बात करें वो शुरू हुआ है, और उम्मीद है कि आपने इसको हल किया है और 10 अंक आपके खाते में जाता है। घबराइए नहीं अगर गलत भी कर रहे हैं, क्योंकि आपने अगर गलती किया, अभी हमने आपको चीजें बतलाया एकदम डिटेल से, जितनी भी चीजें हमने आपको पढ़ाया है वो चीजें अब आपकी लाइफ में आपको लंबे समय तक याद रहेगा, कम से कम एग्जाम तक तो जरूर याद रहेगा, क्योंकि आपने गलती किया है उसके बाद आपने सीखा है, तो वो चीजें ज्यादा इंपैक्टफुल होता है। जब आप गलती करते हैं तो गलती कम चांस रहता है कि दोबारा आप उसे दोहराएंगे। ये चीज इंपॉर्टेंट होती है, ये आपको समझना पड़ेगा। अगला सवाल है, हालिया घोषित कॉमनवेल्थ गेम्स 2027 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि कौन सा सही है। पहला कथन है, कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स 2027 का जो आयोजन है ये माल्टा में किया जाएगा, जो दक्षिणी यूरोप का एक द्वीपीय देश है। कथन 2 है, यह खेल 2027 का 8वां संस्करण होगा, ये 29 अक्टूबर से 4 नवंबर 2027 तक आयोजित होगा। ये दोनों कथन यहां पर सत्य है। चलिए आगे कथन 3 और 4 को देखिए। इन खेलों का आयोजन माल्टा के प्रमुख शहर जैसे कि ला वेलेटा, मार्सा और गोजो में होगा। कथन 4 है, कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स का पिछला संस्करण 2023 में त्रिनिदाद और टोबैगो में आयोजित किया गया था। क्या लगता है आपको? ये भी सत्य है, ये भी सत्य है, और यहां आपने अगर विकल्प नंबर डी को सिलेक्ट किया है तो यहां पर भी आपको 10 अंक मिलते हैं, क्योंकि चारों विकल्प जो है यहां पर, मतलब जो चारों कथन है वो सत्य है, और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। आज का सेशन ऐसे तो यहां पर दोस्तों समाप्त होता है, लेकिन आपको एक प्रश्न दे रहे हैं इस वीडियो का, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, प्लस ये भी लिखना है कि 10 प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्नों को सही सही हल किया है। दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट ये सवाल आपको हमने करवाए हैं। उम्मीद है कि यहां से आपको एग्जाम में सवाल देखने को मिल सकता है और कॉन्फिडेंस भी बहुत बिल्ड हुआ होगा। घबराइए नहीं, अगर आपने गलती किया है, मैं आपको पुनः दोहराता हूं, गलती करेंगे तभी आप सीखेंगे। और करंट अफेयर्स या फिर करंट अफेयर्स के अतिरिक्त बीपीएससी वाला कोर्स, ये तमाम कोर्स को लेकर जो इन्फॉर्मेशन आपको हमने दिया था, अभी जाइए एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। कम से कम टेलीग्राम चैनल को लेकर जो हमने जानकारी दिया था उसे आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, अगर 72वीं बीपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन में हैं, क्योंकि वहां पर एक नए सीरीज की शुरुआत हमने किया है, जो चीजें आपको बेहतर लगेगा, मतलब पसंद आएगी आपको। चलिए हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। अब यहाँ वीडियो के समाप्त होने के बाद आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना है और इस वाले बैच को लेना है। कूपन कोड अप्लाई कीजिएगा, न्यू 15% का डिस्काउंट मिलेगा। एक लगभग नॉमिनल सा चार्ज पर आपको इसको ज्वाइन करना है, मतलब ज्वाइन हो पाएंगे केवल 310 रुपये में। पिछला सारा मटेरियल आपको फ्री मिल जाएगा। आज से ही आपका प्लान शुरू होगा और अगले 1 साल तक 2027 में आज के दिन तक आपको मिलता रहेगा, है ना, एकदम उत्कृष्ट क्वालिटी का मटेरियल। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।